हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 33 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को या मेजर इशू को ये बहुत ज़रूरी होता है कि एड्रेस किया जाए एटलीस्ट तीन क्वेश्चंस को। वो तीन क्वेश्चंस क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके कॉजेज क्या है या पॉसिबल डायग्नोसिस क्या है प्रॉब्लम का, और क्या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जुड़ा हुआ है हर मुख्तलिफ डायग्नोसिस से। और हम देखेंगे चार मेजर प्रॉब्लम को। पहली है बेरोजगारी, दूसरी है महंगाई, तीसरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम और चौथी है लैक ऑफ ग्रोथ। सो अब आपके सामने थोड़ी सी हिस्ट्री है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की। ये जो हिस्ट्री है ये 1000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि सिर्फ पिछली सदी की हिस्ट्री है जो कि ग्रेट डिप्रेशन तक जाती है। 1929 टू 33 जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी कि 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट थी यूएस के अंदर और वेस्टर्न यूरोप के अंदर, यानी कि हर 4 में से एक शख्स जो है वो अनएम्प्लॉयड होता था उस दौर में। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई ग्रेट डिप्रेशन के बाद, दूसरी जंग अजीम, तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो सबसाइडेड हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंड किया डिफेंस के ऊपर और वार से रिलेटेड रिक्रूटमेंट हुई, भर्तियाँ हुई। सो जो पोस्ट वार पीरियड था वॉर के बाद का, उसमें क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरता रहा और कई सारी कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस हासिल की 1940s और 60s के दरमियान। कई सारा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटुक हुआ, इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव हुआ और उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो वर्क फोर्स का हिस्सा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। ये प्रॉब्लम नहीं हुई जब तक 1970s का दौर नहीं आया और दो प्राइस शॉक, ऑयल प्राइस शॉक हुए 73 और 79 के अंदर। और जो रिसेशन प्रॉब्लम था, ग्लोबल रिसेशन प्रॉब्लम, वो कंपाउंडेड हो गया अर्ली 80s के दौर में, 1980s के दौर में, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा और दुनिया ने रिकवर किया रिसेशन से 1980s के मिड में। तो अब ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब आपके सामने मौजूद है डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो बेरोजगारी होता है, ये तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इससे मुराद वो हालत होती है जब एक शख्स काम के बगैर होता है, काम के लिए अवेलेबल होता है और वो काम ढूंढ रहा होता है, तो ऐसे शख्स को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है ऐसी हालत को। और अनएम्प्लॉयमेंट कोई एक तरह की नहीं होती, कई तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल होती है जब एक वर्कर जो है वो मूव करता है एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ और दरमियान में उसको जब जॉब नहीं मिलती, जब एक शख्स जॉब छोड़ दी और दरमियान में दूसरी जॉब ढूंढ रहा होता है, तो वो जो दरमियान का पीरियड होता है वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब मिसमैच होता है, जिस तरह के स्किल्स एक वर्कर के पास मौजूद है वैसी जॉब नहीं है, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुई। और एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि बिजनेस साइकिल रिसेशन की वजह से, रिसेशन आया होता है, जब रिसेशन आता है तो उस दौरान क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है लेबर की वो इतनी एनफ नहीं होती कि वो लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब वर्कर को मशीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि हाथ से काम करने वाली कई ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी मशीन आ जाती है, तो जो वर्कर्स होते हैं और वर्कर्स की जगह मशीन को रख लिया जाता है, तो इस वजह से जो वर्कर होते हैं वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसके अलावा क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब रियल वेज जो होती है एक जॉब की वो मार्केट क्लियरिंग लेवल से ऊपर उसको सेट कर दिया जाता है। तो मार्केट क्लियरिंग लेवल वो होता है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लेकिन वो जब वेज को उससे ऊपर सेट कर दिया जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और वो वेज को गवर्नमेंट सेट करेगी या फिर लेबर यूनियन सेट कर देती है। अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ कहीं भी होगी उसकी कॉस्ट पूरी की पूरी सोसाइटी बर्दाश्त करती है। एक तो ये कि आउटपुट जो है वो कम होगा तो उससे नेशनल इनकम भी कम होगी और गवर्नमेंट को भी नुकसान है, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, फर्म का भी नुकसान है, फर्म अपना रेवेन्यू जो है लूज़ करेगी क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती थी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो फिर फर्म को ज़्यादा इनकम होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फर्म की प्रोडक्शन जो है वो भी कम होगी और इसके अलावा वर्कर्स भी जो है वो लूज़ करेंगे एडिशनल वेज को। और इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ जो हमारे यहाँ पे भी कॉमन है वो है क्राइम और वायलेंस। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो मजबूर हो जाते हैं क्राइम और वायलेंस की तरफ। उसके बाद है फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर कौन लोग शामिल हैं? वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो एलिजिबल होते हैं काम के लिए और काम कर भी सकते हैं। दो चीज़ें जिनके अंदर होंगे तो वो लेबर फोर्स का हिस्सा होंगे। तो इसके अंदर बच्चे शामिल नहीं हैं, ऐसे लोग शामिल नहीं हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को रेस करने में बिजी हैं, स्पेशली वोमेन,
और इसके अलावा हैंडीकैप्ड और टर्मिनली इल लोग वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसके अंदर भी फ़र्क है कि एक शख्स जो काम कर सकता है और वो शख्स जो एक पार्टिकुलर जॉब को एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर भी फ़र्क है। एम्प्लॉयड होने के लिए ज़रूरी है कि एक शख्स को दो कंडीशन पूरी करे, वो एक तो लेबर फोर्स का मेंबर हो, यानी कि वो एलिजिबल भी हो और काम कर सकता हो, और दूसरी चीज़ ये कि वो पार्टिकुलर जॉब को वो एक्सेप्ट भी करे, जिसको एजे से हम डिनोट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बताया जाता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। वो ये है कि लोअर होता है ये जितना लोअर देन एक्चुअली इट इज़, यानी कि लोअर आपको जितना बताया जा रहा है ये लोअर है, असल में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उससे लोअर होता है ये। और वो दो वजूहत हैं जिसकी वजह से लोअर होता है ये। एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है कि एक शख्स जो है वो उसको एम्प्लॉयड समझा जा रहा है, लेकिन असल में वो पार्ट टाइम काम कर रहा है, किसी भी तरह का पार्ट टाइम वो काम कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा है या ऑफलाइन कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उसको हम अंडर एम्प्लॉय कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, उसको हम समझा जाएगा कि वो एम्प्लॉय है लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और इसके अलावा डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखने में आती है, गवर्नमेंट इदारों में अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है वो काम करते नहीं है, सिर्फ वो अपनी जो सैलरी वगैरह होती है, वेज होती है, वो रिसीव कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जो नेशनल इनकम होती है कंट्री की, उसमें उनका 0% कंट्रीब्यूट होता है। नाम के तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन असल में उनकी जीरो कंट्रीब्यूशन होती है और वो एक्चुअली डिस्कस्ड एम्प्लॉयड होते हैं। और इसके अलावा हायर देन एक्चुअली इट इज, यानी कि जितना एक्चुअली होता है उससे ज़्यादा हायर होता है ये। असल में जितना होता है उससे ज़्यादा हायर होता है। और उसके रीज़न क्या है कि जो चाइल्ड लेबर है वो मौजूद होते हैं, बच्चों से काम करवाया जा रहा होता है। बच्चों की जगह कोई बड़ा काम कर सकता है, लेकिन बच्चों से काम करवाया जा रहा होता है, क्योंकि इस वजह से भी काम करवाया जाता है कि पैसे बचाते हैं। और इनकम्पैटिबिलिटी होती है स्किल्स और जॉब के दरमियान, जिस तरह के स्किल्स है वैसी जॉब नहीं है। और ये भी होता है कि एक शख्स एक से ज़्यादा जॉब कर रहा है, ये भी होता है। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो स्टेट देती है अनएम्प्लॉयड लोगों को। अब ऐसी चीज़ यहाँ तो खैर बहुत कम होती है पाकिस्तान में, डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादातर ऐसी चीज़ होती है। कोरोना के दरमियान यूएस ने इस तरह के बेनिफिट्स दिए थे अपने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को। लोग जो है वो इंटर होते हैं अनएम्प्लॉयड पूल के अंदर, और ये वो लोग होते हैं जैसे कि कॉलेज लीवर हैं और वोमेन रिटर्न होती हैं, वो वर्क फोर्स की तरफ दोबारा वापस जाती हैं, अपनी वर्क फोर्स को ज्वाइन करती हैं वो बच्चे रेस करने के बाद। और इसके अलावा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड पूल को छोड़ते भी हैं, लीव भी करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि नई जॉब जिनको मिल जाती है या फिर वो वापस जाते हैं अपनी पुरानी जॉब की तरफ। कुछ थ्योरीज हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और तीन तरह के व्यूज़ हैं। क्लासिकल का व्यू अलग है, किन्जियन अलग है, और मॉनेटरिस्ट व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर दिखाया जा रहा है कि जो एलएफ कर्व है लेबर फोर्स का और लेबर डिमांड का, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, वहीं पर नंबर ऑफ वर्कर भी डिसाइड है, एन स्टार है, और वेज जो है वो डब्ल्यू स्टार है। एलएफ का मतलब होता है लेबर फोर्स, साइज ऑफ लेबर फोर्स कहलाया जाता है। और एलएफ और एजे के दरमियान भी फर्क है। एलएफ से मुराद तो हो गया लेबर फोर्स, और एजे से मुराद होता है वो लोग जो एक्सेप्ट करते हैं जॉब को। इन दोनों के दरमियान ये फर्क होता है। एजे कर्व रिप्रेजेंट करता है उस लेबर फोर्स को जो एक्सेप्ट करती है, विलिंग टू एक्सेप्ट करती है सूटेबल जॉब को। और एजे कर्व जो है वो फ्लैटर होता है एलएफ कर्व के मुकाबले में, क्योंकि जॉब सीकर्स जो है वो ज़्यादा ही होते हैं उन लोगों से जो जॉब को एक्सेप्ट करते हैं। जॉब को एक्सेप्ट करने वाले लोग कम होंगे एज कम्पेयर टू दोज हु आर जॉब सीकर। एजे कर्व जो है वो लेफ्ट पर होता है एलएफ कर्व के। और हमेशा कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे लेबर फोर्स के अंदर जो जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमेशा ऐसे लोग होंगे। जो डिमांड होती है लेबर की, वो जनरेट कहाँ से होती है, कहाँ से डिमांड आती है लेबर की? वो आती है फर्म से, गवर्नमेंट ऑन या फिर प्राइवेट फर्म से। दोनों तरह की है, या तो फर्म गवर्नमेंट की होगी या प्राइवेट होगी, जो कि हायर करते हैं वर्कर को ताकि वो क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें गुड्स को और सर्विस को। जितनी कम वेज रेट होगा उतनी ज़्यादा जो है वो फर्म जो है वो हायर करना चाहेगी वर्कर को।
और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एन स्टार और एन वन के दरमियान, ये जो डिस्टेंस होता है इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब है आपके सामने क्लासिकल व्यू। जो क्लासिकल व्यू है अनएम्प्लॉयमेंट का, इनके मुताबिक ये है कि जो वेजेस है वो हायर है मार्केट फ्री लेवल से। अगर वेजेस को अलाउ किया जाए कि वो मार्केट क्लियरिंग लेवल के ऊपर आकर गिर जाए, फर्म जो है वो जो डिमांड करेंगी लेबर की उसके अंदर इजाफा होगा और इससे जो है वो इनिशियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये जो है क्लासिकल का कहना है। और कीन्जियन का जो व्यू है, इसके मुताबिक कीन्जियन ने जो ओरिजिन बताया है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कीन्स के मुताबिक अगर एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, इससे क्या होगा कि डिमांड जो है लेबर की उसके अंदर इंक्रीज होगा मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। और डिमांड जब बढ़ेगी तो उससे जो एक्सेस सप्लाई है वर्कर की उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि जो एक्सेस वर्कर है उनको जॉब मिल जाएगी और इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। मॉनिटर्स व्यू आपके सामने मौजूद है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इनके मुताबिक इकॉनमी जो है वो यूजुअली ऑपरेट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट के अराउंड, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के इर्द गिर्द, और सिर्फ एक ही तरह की एम्प्लॉयमेंट है जिसके बारे में वरी करने की ज़रूरत है, फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, और वो है नेचुरल रेट काइंड। सिर्फ यही है जिसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत है। और मॉनिटर्स ने ये भी बताया है कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से लेबर फोर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती कुछ जॉब्स को, और वो जो उसके रीज़न है वो 3 तरह के रीज़न हैं। एक तो फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और सीजनल रीज़न। फ्रिक्शनल जैसे कि ऊपर भी आपको बताया गया था, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होती है और ये इस वजह से होती है कि जब डिले आता है मैचिंग के दरमियान जॉब सीकर और जॉब के दरमियान, और डिले इस वजह से भी हो सकते हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। जॉब सेंटर्स, न्यूज़पेपर, जब बेटर इंफॉर्मेशन होगी जॉब के बारे में तो उससे मदद मिल सकती है। और इसके अलावा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि जुड़ी होती है स्ट्रक्चर चेंज के अंदर इकोनॉमी से, यानी कि चेंजेस इन डिमांड पैटर्न में और चेंजेस इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में, इन तमाम चीज़ों से। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि फाइनेंशियल ग्रांट दे सकती है गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को, सर्टेन टाइप ऑफ जॉब को, ताकि जिस तरह के स्किल्स वगैरह रिक्वायर्ड है या जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक जो उनको ट्रेनिंग दी जा सके। और इसके अलावा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सीज़न की वजह से होती है। क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, कोल्ड कंट्रीज जो है जहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे क्या होता है कि सर्दियों के अंदर जो फील्ड्स होती हैं वो स्नो से कवर्ड हो जाती है, वहाँ पे स्नो आ जाती है, बर्फ़ गिर जाती है, तो उसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो सर्दियों में नहीं होती। तो इस वजह से सर्दियों में क्या होता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो इस तरह की अगर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या किया जाए, वर्कर को माइग्रेशन की फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी कराई जाए कि वो गर्म इलाकों में जाके वहाँ प्रोड्यूस कर सकें क्रॉप्स को। एक तो ये तरीका है, या फिर ये कि अल्टरनेटिव टास्क उनको दिए जाए विंटर के लिए, सर्दियों में वो कोई और काम कर सकें ताकि उनकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो सके। अब आखिर में आपको एक ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिसमें 2 चीज़ें हैं। जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये लाइन इस बात को शो कर रही है कि वक्त के साथ साथ जो वर्कर है वो डेस्परेट होता जाता है जैसे जैसे उसको जॉब नहीं मिलती, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ वो ये इस बात को शो कर रहा है जितना ज़्यादा एक वर्कर वेट करेगा तो उतनी ज़्यादा उसको बेटर जॉब मिलेगी। अब जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व एक दूसरे को, वो जो है शो कर रहा है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ये हुआ लेसन नंबर 33। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई इसमें मिस्टेक दिखाई दी उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक न मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।